नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। मैं लाई हूं आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे संजय राउत की ओर से पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी की। जानेंगे प्रधानमंत्री किन किन योजनाओं की बनारस वासियों को देंगे सौगात। बात करेंगे लखनऊ में एटीएस को मिली एक और बड़ी कामयाबी की। जानेंगे लॉकडाउन को लेकर केंद्र ने राज्यों को क्या क्या आदेश दिए। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी प्रशांत किशोर और गांधी परिवार की मीटिंग की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शुभेंदु अधिकारी के घर पहुंची सीआईडी की टीम, एक शख्स की संदिग्ध मौत की जांच के थे आदेश। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, डीए 17% से बढ़ाकर 28% किया। कांवड़ यात्रा की इजाजत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, यूपी, उत्तराखंड और केंद्र को जारी किया नोटिस। अलकायदा के आतंकियों की साजिश का हुआ खुलासा, बकरी ईद के दिन लखनऊ को दहलाने की थी प्लानिंग, निशाने पर थे मंदिर और बाजार। पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स को ले जा रही बस पर हुआ हमला, 13 की हुई मौत तो बौखलाया ड्रैगन। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। एक तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की विपक्ष को एकजुट करने की बातें सामने आ रही हैं, वहीं इस सबके बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में संजय राउत ने क्या कहा, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट से। शिवसेना नेता संजय राउत के सुर अचानक बदल गए हैं। संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं। संजय राउत ने कहा कि जब तक विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं आता है तब तक कोई चांस नहीं है। हालांकि शिवसेना सांसद ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार सबसे सही उम्मीदवार हैं। संजय राउत ने कहा कि 2024 में बिना किसी बड़े चेहरे के नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल होगा। शरद पवार इसके लिए सही विकल्प है। इतना ही नहीं, शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, लेकिन उनसे भी बड़े नेता अभी मौजूद हैं। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस में भी लीडरशिप को लेकर संकट है, इसलिए अभी तक पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चुन पाए हैं। एक और तो कांग्रेस में मीटिंग्स का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर शिवसेना नेता की ओर से पीएम मोदी को सबसे ताकतवर नेता कहना अपने आप में एक बड़ी बात है और इससे बड़े संकेत भी सामने आ रहे हैं। नजर डालते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। वे यहाँ करीब 5 घंटे रुकेंगे। शहर को मानो पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी पहुंचकर कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी के बनारस दौरे के उद्देश्य को जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचकर सेना के हेलीकॉप्टर से बीएचयू मैदान जाएंगे। यहां जनसभा से पहले ही पीएम मोदी 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जनसभा के बाद पीएम का काफिला एमसीएच विंग में कोरोना वॉरियर्स से संवाद के लिए पहुंचेगा। इसके बाद बीएचयू हेलीपैड से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पीएम मोदी चोपर से पहुंचेंगे। यहां सड़क मार्ग से रुद्राक्ष का उद्घाटन करने के लिए करीब 1 घंटे से ज्यादा समय बिताने के दौरान शहर के प्रबुद्धजनों से भी वे संवाद करेंगे। उधर लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बार पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर मूलभूत समस्याओं को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। इसमें पानी, सीवर, बिजली, कृषि, शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य आदि पर फोकस किया गया है। पीएम मोदी जल्द अपने संसदीय क्षेत्र बनारस जाकर बनारस के लोगों को कई सौगातें देने वाले हैं, जो बनारस के लोगों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ मामले में यूपी एटीएस की ओर से आतंकवादियों को लेकर और बड़े सबूत हाथ लगे हैं। एटीएस के हाथ क्या सबूत लगे हैं, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लखनऊ बम कांड में एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों के 4 और मददगारों को गिरफ्तार कर इस केस में एक और कड़ी को हासिल कर लिया है। पुलिस और एटीएस की टीम ने चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपियों को कानपुर और लखनऊ से हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि जांच और पूछताछ के बाद एटीएस और पुलिस की टीमों ने लखनऊ के वजीरगंज इलाकों के बुद्धा पार्क के पास से शकील और मुस्तकीम नाम के युवकों को उठाया है। वहीं दूसरी गिरफ्तारी कानपुर से लईक और अफाक की हुई है।
एटीएस सूत्रों का कहना है कि आतंकियों के पकड़े गए 4 और मददगारों ने संदिग्ध आतंकियों तक असला और बारूद पहुंचाने का काम किया था। आगे बढ़ते हैं। कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने कोताही बरतनी ऐसे शुरू कर दी है जैसे कोरोना नाम का कोई वायरस कभी था ही नहीं। इसी पर सख्ती बरतते हुए अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन से संबंधी बड़ा आदेश दिया है। कोरोना संकट के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राज्यों को क्या आदेश दिए हैं, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। कोरोना की दूसरी लहर के धीमे पड़ते ही लोग बाजारों और पर्यटन स्थलों में बेफिक्री से घूम रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री की ओर से अपील किए जाने के बाद भी कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। अब गृह मंत्रालय ने सख्ती से राज्यों को आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जिन स्थलों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, वहां फिर से पाबंदियां लगा दी जाएं। गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से लिखे गए लेटर में पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ का भी जिक्र किया गया है। मुख्य सचिवों के नाम लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि एक्टिव केसों में गिरावट के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने धीरे धीरे गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी है, जैसे कि 19 जून को आदेश में भी कहा गया था। इस बात को दोहराया जा रहा है कि प्रतिबंधों में छूट सावधानी पूर्वक दें। लेटर में आगे कहा गया है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना नियमों का उल्लंघन देखा जा रहा है, खासकर सार्वजनिक परिवहन और पहाड़ी क्षेत्रों में। बाजारों में भी भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी हो रही है। इस बीच कुछ राज्यों में आर फैक्टर यानी रिप्रोडक्शन नंबर में बढ़ोतरी चिंता की वजह है। आप जानते हैं कि 1.0 से ज्यादा आर फैक्टर कोरोना फैलाव की ओर संकेत करता है। इसीलिए ये अहम है कि सभी भीड़ वाले स्थलों जैसे दुकानें, मॉल्स, बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट, बार, मंडी, बस स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, पार्कों, जिम, मैरिज हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि में कोरोना नियमों का पालन कराया जाए। कोरोना को फैलने से रोकना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है। कोरोना के संक्रमण के फैलने के पीछे की बड़ी वजह लोगों की लापरवाही भी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना बेहद जरूरी है। नजर डालते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर पर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस मीटिंग में फोन पर जुड़ी। तब से ही इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर गांधी फैमिली के साथ प्रशांत किशोर की क्या बात हुई और किस चीज को लेकर रणनीति बनाई गई। प्रशांत किशोर और गांधी परिवार की मीटिंग के पीछे की वजह को जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रशांत किशोर और गांधी परिवार ने आज मीटिंग की। इस मीटिंग को लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में पंजाब में पार्टी के भीतर छिड़ी रार को लेकर कोई बात नहीं हुई। हालांकि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर जरूर प्रशांत किशोर से बात हुई थी। प्रशांत किशोर की गांधी फैमिली से मुलाकात आज करीब 1 घंटे तक चली। इस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद से ही प्रशांत किशोर के कांग्रेस से जुड़ने से लेकर अन्य तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस मीटिंग में विधानसभा चुनावों के अलावा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी बात हुई। बता दें कि बीते दिन प्रशांत किशोर ने एनसीपी के मुखिया शरद पवार से भी 2 बार लंबी मुलाकातें की। इस सब के बाद इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वह बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इसी मकसद से वे कांग्रेस से भी जुड़े थे। खबरें दिन भर की में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।